बहुत समय पहले की बात है। लालगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में सोहन अपनी पत्नी राधा, छोटी बेटी पिंकी और अपने बूढ़े पिता रामलाल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सोहन की मां का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और रामलाल की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अजी, देख रहे हो इस साल कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है। हाँ भाग्यवान, इस साल की ठंड तो कुछ ज्यादा ही कड़क है। इतनी सर्द हवा में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं और हाथ पैर जैसे जम से जाते हैं। हाँ जी, आप अकेले ही इतनी कड़कड़ाती ठंड में खेत में कितनी मेहनत करते हो। आपको तो इस सर्दी में कितनी परेशानी होती होगी ना। अरे भाग्यवान, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं मौसम के डर से घर बैठ गया तो हम खाएंगे क्या? हाँ जी, ये तो आप ठीक कहते हो। काम तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा हम गरीब कर ही क्या सकते हैं। चलिए, मैं आपके लिए गरम गरम रोटी सब्जी बांध देती हूँ। मैंने रोटी कपड़े में लपेट दी है, थोड़ी देर गरम बनी रहेगी। ऊनी चादर भी ले जाइए। ये लीजिए जी, समय पर खा लीजिएगा। और हाँ, आजकल ठंड बहुत ज्यादा है तो कोहरे में ज्यादा देर मत रहिएगा, हाथ पैर सिकुड़ जाएंगे। हाँ ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। तुम बेटी का ख्याल रखना और बाबूजी को टाइम पर दवाइयां दे देना। अंगीठी जलाकर रखना। मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊंगा। सोहन अपने खेत पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी तरह से पककर चांदी की तरह चमक रही है। ये देखकर सोहन बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। लगता है इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। सोहन ये सब बातें करते करते फसल की कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके पास उसका दोस्त गोपाल ठिठुरते हुए दौड़ा आता है। अरे क्या बात है गोपाल भाई, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो? क्या हुआ? गोपाल सोहन को सारी बात बताता है। अरे सोहन भाई, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। सोहन घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे दर्द भरी आवाज में कराह रहे हैं और सर्दी की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। सांस तेज चल रही थी, गले में घरघराहट थी। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? सोहन के बार बार पूछने पर भी रामलाल कुछ नहीं बोलते, बस दर्द और ठिठुरन से कराहे जा रहे थे। सोहन से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं जाती। और वो जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए सर, मैंने आपके पिताजी की अच्छे से जांच की, जिसमें पता चला है कि इनको एक गंभीर बीमारी है। ठंड ने संक्रमण और बढ़ा दिया है। इसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है और इस ऑपरेशन में लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। क्या क्या डॉक्टर साहब, 1 लाख रुपए? इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से ले आऊंगा? देखिए सर, पैसे का तो इंतजाम करना ही होगा। आपके पास आज शाम तक का समय है, जल्दी इंतजाम करिए। बेचारा सोहन चुपचाप खड़ा यही सोचे जा रहा था कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा। यही चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। करकराती हवाओं में भी उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। बेचारा सोहन दुखी मन से मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। सोहन राधा को सारी बातें बताता है। देख लो भाग्यवान, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? जो मेरे गहने पड़े हैं ना, आप उन्हें बेच दो और बाबूजी का इलाज करवा लो। अरे भाग्यवान, उन्हें कैसे बेच दें? वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना। और वैसे भी उन गहनों के बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अजी, इन गहनों की कीमत बाबूजी की जान से ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं, गहने तो हम और ले लेंगे।
आप इन्हें जल्दी से बेच दीजिए और बाबूजी का इलाज करवाइए। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं अभी इन गहनों को लेकर लाला होशियारी लाल के पास जाता हूँ। इतना कहकर सोहन वहाँ से चल पड़ता है। बर्फीली हवा गालों को चीरती हुई जा रही थी। बाजार में लोग अलाव सेंक रहे थे। अरे आओ आओ सोहनलाल, आज कैसे भागे भागे आ रहे हो? क्या हुआ? अरे लाला जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए बोला है, जिसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। ये लो लाला जी, मेरी बीवी के गहने, आप इनके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। अरे सोहनलाल, मैं तुम्हें इन गहनों के बदले में केवल 10,000 रुपए ही दे सकता हूँ। क्या लाला जी, 10,000 रुपए? हाँ सोहन, मैं इन गहनों के बस 10,000 रुपए ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा एक नहीं दूंगा। लेने हैं तो बताओ, वरना यहां से चलते बनो। अरे लाला जी, ऐसे मत करो। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने पिता की जान नहीं बचा पाऊंगा। मुझे 1 लाख रुपए दे दो। लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख सोहनलाल, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूं। तुम अपना घर और जमीन गिरवी रख दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगा। जैसे ही तुम मेरे पैसे चुका दोगे, मैं तुम्हारा घर जमीन वापस कर दूंगा। सोहन कुछ देर तो चुप रहता है। ठंड के मारे होंठ नीले पड़ रहे थे, लेकिन फिर हाँ कर देता है। वो बेचारा कर ही क्या सकता था। वो अपने घर जमीन को गिरवी रखकर लाला होशियारी लाल से 1 लाख रुपए ले लेता है। मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा लाला जी। इतना कहकर सोहन सीधा हॉस्पिटल की तरफ कोहरे को चीरते हुए दौड़ता है। पैसे लेकर डॉक्टर सोहन के पिता का ऑपरेशन कर देते हैं। सोहन अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। अजी, आ गए आप? बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? अब तो पिताजी की तबीयत ठीक है भाग्यवान। ऑपरेशन हो चुका है। बस डॉक्टर ने इनको आराम और दवाइयाँ समय पर लेने को बोला है। ठंडी हवा से बचाने को कहा है। मजबूरी में बेचारे सोहन को न चाहते हुए भी अपना घर और खेत गिरवी रखने पड़े और अब इस कड़कड़ाती ठंड में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अजी, देख रहे हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और बाबूजी की दवाइयाँ भी खत्म होने ही वाली हैं। हाँ भाग्यवान, सब पता है। मैं आज ही कोई काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बाबूजी को समय पर दवाइयाँ दे देना। और आज ठंड बहुत ज्यादा है, तो बिटिया को बाहर मत जाने देना। कोहरा बहुत घना है। अजी, हमें उस लाला होशियारी लाल के पैसे भी चुकाने हैं और ऊपर से ये ठिठुराती सर्दी जान ले रही है। आप अकेले इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे? सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी यहीं आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लूं। कम से कम बाबूजी की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सके। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम यही घर के आसपास कोई काम देख लेना। अभी मैं भी कोई काम की तलाश करता हूँ। इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करते हैं तो उन दोनों को काम मिल जाता है। वे दोनों इस कंपकपाती सर्दी में सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते। कहीं ईंट ढोते, कहीं लकड़ियां चीरते, कभी किसी के खेत से पाला साफ करते, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि उनके घर का राशन और बाबूजी की दवाइयां आ सके। माँ, ओ माँ, देखो ना, आज कितनी सर्दी है। पिताजी को बोलो ना, घर में एक हीटर ले आए। बेटी, अभी हम लोगों के पास हीटर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पतली सी रजाई है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये रजाई तो हवा रोकती ही कहाँ है। इतनी ठंडी हवा आर पार लगती है कि सांस तक जमने लगती है। देखो ना, इस ठंड से मेरा कैसा हाल हो गया है। बेटी, एक काम कर,
अगर हो सके तो गर्म पानी से हाथ मुंह धो ले, थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सर्दी तो अपना पीछा छोड़ने वाली नहीं, और ना हम इतने अमीर हैं कि ठंड से बचने के लिए घर में हीटर या गीजर लगवा सकें। राधा अपनी बेटी से ये कह ही रही होती है कि तभी उनके घर लाला होशियारी लाल आ जाता है। सोहन, अरे ओ सोहन लाल, घर पे हो क्या? बाहर तो आओ जरा। लाला होशियारी लाल आवाज लगाता है तो राधा बाहर आती है। आइए लाला जी, राम राम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? और पिंकी के पापा तो घर पर नहीं हैं, वे तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। अरे राधा, वो सोहन ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे, वहीं लेने आया हूँ। अच्छा, तो मैं शाम को फिर आता हूँ। इतना कहकर लाला होशियारी लाल वहाँ से चला जाता है। लेकिन बेचारी राधा अब इस चिंता में डूब जाती है कि इतने पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। चिंताओं से घिरी वो भी काम पर चली जाती है। शाम होते होते सोहन मेहनत मजदूरी करके घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन ठंड अभी भी अपने चरम पर थी। चेहरा सुर्ख, हथेलियां फटी, सांस से धुआं निकलता हुआ सोहन घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर के दरवाजे पर खड़ी राधा उसके आने की राह देख रही है। अरे भाग्यवान, पता नहीं इस साल ऊपर वाला कैसी ठंड का कहर बरसा रहा है। काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि अभी हाथ पांव सुन पड़कर जम जाएंगे। हाँ जी, आज तो सर्दी कुछ ज्यादा ही है। लगता है कि बर्फीली हवा आज हमारी हड्डियों की गर्माहट सोख कर ही मानेगी। हाँ भाग्यवान, जल्दी से कुछ गर्म पीने को दे दो, वरना लग रहा है ये बेरहम सर्दी तो जान ही ले लेगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि लाला होशियारी लाल उनके घर फिर से आ धमकता है। अरे क्या बात है सोहन, तू वो पैसे कब देगा? वो रकम दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। ब्याज जोड़कर अब तुम्हारी ओर 10,50,000 रुपए हो गए हैं। 2 महीने होने को आए हैं और तुमने अभी तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं चुकाई। क्या बात है लाला जी, इतने सारे पैसे कर दिए ब्याज के? लेकिन अभी तो हमारी इतनी आमदनी नहीं हुई कि हम आपके इतने सारे पैसे एक साथ चुका सकें। देख सोहन, मैं आमदनी वामदनी कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। लाला जी, आप मुझे बस थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख सोहनलाल, मैं ज्यादा घुमा फिराकर बातें नहीं करता। तुझे बस 3 दिन का समय है। मुझे मेरे जल्द से जल्द पैसे चाहिए, वरना तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर लाला होशियारी लाल बिना सोहन की एक बात सुने वहाँ से चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, अब इतने पैसों का इंतजाम हम अचानक से कैसे करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, लेकिन इंतजाम तो करना ही होगा, वरना ये लाला हमें घर से बाहर फेंकवा देगा। आप एक काम कीजिए, अपने दोस्त मंगू या आपके सेठ से पैसे मांगकर देख लो, क्या पता वे मदद कर दे। राधा, मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूं, तुम आज घर पे ही रहना। देखो, अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं और ठंड ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। तुम बेटी और बाबूजी का ध्यान रखना। इतना कहकर सोहन सुबह सुबह पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। सबसे पहले सोहन अपने दोस्त मंगू के घर जाता है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी क्योंकि वह पास के ही शहर में नौकरी करता था। सोहन मंगू को सारी बातें बताता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। मंगू भाई, मेरी कुछ समय के लिए मदद कर दो, मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने उस लाला होशियारी लाल को पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बेदखल कर देगा। क्या 10,50,000 रुपए? अरे ना ना सोहन भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो कितनी ठंड पड़ रही है, गैस का बिल आसमान छू रहा है और मेरी बेटी हीटर लेने की जिद कर रही है। माफ करना सोहन भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मंगू सोहन की बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। बेचारा सोहन वहाँ से दुखी मन से चला जाता है। वह अपने दोस्त, रिश्तेदार,
सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सर्दी की तीखी हवा उसके चेहरे पर चुभती रही और उम्मीदें जैसे बर्फ बनकर जमती चली गईं। आखिर वो मदद की उम्मीद लेकर अपने सेठ मानकचंद के पास जाता है, जिसके यहाँ वो मजदूरी करता था। सोहन अपने सेठ को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। सेठ जी, अब तो केवल आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी मदद करो सेठ जी, नहीं तो वो लाला होशियारी लाल मुझे घर से निकाल देगा। अरे सोहन, जो तुम बोल रहे हो वो तो बहुत बड़ी रकम है, और अभी तो तुम्हें काम करते हुए 2 महीने ही हुए हैं। और वैसे भी इस सर्दी में धंधा बहुत मंदा चल रहा है, कोहरे में काम रुक सा गया है। तो माफ करना सोहन, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। ऐसा मत कहो मालिक, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप तो मेरी मदद करो मालिक, मैं आपका एक एक पैसा दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। अरे सोहन, ऐसे मैं सबको पैसे देता रहा तो फिर तो मेरा एक दिन दिवालिया ही निकल जाएगा। माफ करो भाई, मैं तुम्हें इतना सारा पैसा नहीं दे सकता। नहीं भाई, नहीं। सोहन की आखिरी उम्मीद, उसका सेठ मानकचंद भी उसकी कोई मदद नहीं करता है। बेचारा सोहन खाली हाथ वहाँ से निराशा भरी नजरों से चला जाता है। वो बेचारा मन ही मन अपनी किस्मत और आजकल के लोगों के इस बुरे व्यवहार के बारे में सोचे जा रहा था। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कल तक मैं अपने घर को बचा पाऊंगा भी या नहीं। ऐसा सोचते सोचते सोहन घर पहुंचता है। अजी, आ गए आप? कुछ इंतजाम हुआ पैसे का? नहीं भाग्यवान, मैं अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने सेठ, सबके पास जाकर देख लिया, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अरे फिर क्या होगा जी? वो लाला होशियारी लाल कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ भाग्यवान, यही तो चिंता खाए जा रही है। अब तो बस ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। अजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पिछली बार जब लाला होशियारी लाल आया था तो वो कह रहा था ना, अगर हमने उसे पूरे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। अगर उसने सच में ऐसा किया तो हम इस कड़कड़ाती ठंड में बाबूजी और बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? सुबह के 6 भी नहीं बजे थे कि लाला होशियारी लाल सोहन के घर पर आ जाता है। सोहन, अरे ओ सोहन लाल, बाहर आ तो जरा। लाला होशियारी लाल की आवाज सुनकर राधा और सोहन घबरा जाते हैं। सोहन और राधा बाहर आकर देखते हैं कि लाला होशियारी लाल मूंछों पर ताव दिए रुखाई से उनके घर के बाहर खड़ा है। ला भाई सोहन लाल, मेरे 10,50,000 रुपए दे। तुझे दिया हुआ 3 दिन का समय पूरा हो चुका है। लाला जी, अभी तक मुझसे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है, आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। मोहलत? अरे भाई, और कितनी मोहलत दूं? पिछले कितने दिनों से तुम्हारे मुंह से यही बात सुनते आ रहा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ। ऐसा मत करो लाला जी, थोड़ा रहम करो मुझ गरीब पर। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी ठंड में मैं अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा? मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता सोहन। निर्धारित समय पर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुम्हारा गिरवी रखा हुआ घर और जमीन अब मेरे हो चुके हैं। इतना कहकर लाला होशियारी लाल सोहन और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। सोहन लाला के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। बेचारा सोहन उस कड़कड़ाती ठंड में अपने परिवार को लेकर घर से चल पड़ता है। पापा, उन अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है पापा। घर से हम जितना गर्म पानी लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया।
अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है और गला जकड़ा जा रहा है। वो देखो, सामने चाय बेचने वाला। मैं उसके पास जाकर गरम चाय लेकर आता हूँ। सोहन जल्दी से उस चाय बेचने वाले के पास जाता है। अरे ताऊ जी, चाय का कुल्हड़ कितने रुपए का दिया? 5 रुपए का कुल्हड़ है बेटा, बताओ कितनी दूं? अरे ताऊ जी, अभी तक तो 2 रुपए का मिल रहा था, अब अचानक ऐसे 5 रुपए का कैसे हो गया? अरे बेटा, ठंड भी तो देखो कितनी ज्यादा है, क्या करें? अदरक, चाय पत्ती सब महंगी हो गई है। अच्छा ठीक है ताऊ जी, 2 कुल्हड़ दे दीजिए। सोहन उस ठेले से गरम गरम चाय लेकर अपने परिवार को दे देता है। अजी अजी चाय पी लीजिए, देखिए तो कितनी ठंड है। नहीं भाग्यवान, मैं चाय पी आया था वहीं, तुम पियो। राधा जानती थी कि सोहन पैसों की वजह से चाय नहीं पी रहा है, क्योंकि जब वो लेने गया था तो वो उसे ही देख रही थी। राधा थोड़ा बचाकर सोहन को देती है। सब थोड़ा थोड़ा गरम चाय आपस में बांट कर पीते हैं। अजी, हमें रहने के लिए कोई जगह देखनी होगी, वरना हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? हाँ भाग्यवान, लेकिन अभी तो सब लोग चलकर बहुत थक गए हैं। एक काम करते हैं, किसी पेड़ की ओट में जहां हवा कम लगे बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। जब धूप थोड़ी निकलेगी तब रहने का कोई ठिकाना देखे। वे सभी एक बड़े पेड़ की ओट में बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह से भूखे पेट होने से उन सभी को बहुत भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? हाँ बेटा, खाने के लिए थोड़ी बहुत रात वाली रोटी और अचार था, हमने पहले इसे खाया नहीं। अब तो बेटा वो सब इस सर्दी की वजह से पत्थर की तरह जम चुका है, खाने लायक नहीं रहा। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब क्या करूं मैं? एक तो बेघर, ऊपर से ये ठंड और फिर खाने की मार। अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं, वो सब ठीक कर देगा। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। एक काम करता हूं, यहां आसपास कुछ खाने को देखता हूं, अगर मिला तो लेकर आता हूं। इतना कहकर सोहन वहां से खाने की तलाश में चला जाता है। सोहन आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। जब वो वापस लौट रहा था तभी उसके सामने एक साधु महाराज आ जाते हैं। हाथ में कमंडल, माथे पर भस्म की 3 रेखाएं और आंखों में अजीब सी करुणा की चमक। अरे बेटा, तुम मुझे बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो मुझे बता सकते हो? सोहन इतना ज्यादा परेशान था कि वो उन साधु महाराज को सब कुछ बता देता है। ठंड, भूख, कर्ज, बेघर हो जाना, सब। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंदिर में ले चलता हूँ। वहां तुम आराम से गर्म भोजन कर सकते हो और रात भर ठंड से बच सकते हो। सोहन अपने परिवार को लेकर साधु महाराज के साथ मंदिर जाता है। यहाँ पर वे सब पेट भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। भंडारा खाकर सोहन और उसका परिवार वहाँ से चले जाते हैं। अजी, अजी देख रहे हो, ठंड और भूख प्यास से बाबूजी और बेटी कैसे हो गए हैं। मुझसे तो अब इनकी यह हालत देखी नहीं जाती। हाँ भाग्यवान, लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे दोस्त रिश्तेदार सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। हाँ जी, भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। हमने तो आज तक सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। शायद ये हमारी कठिन परीक्षा का समय चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे।
वे दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वही साधु महाराज उनके पास आ जाते हैं। चेहरे पर वही शांत मुस्कान, हाथ में वही कमंडल। अरे, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मिले थे। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम चले गए। अब मेरे साथ चलो, तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो गई है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना, ट्रस्ट सब सुविधा देगा। बस सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना। अब चलो मेरे साथ। साधु महाराज उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और गांव से थोड़ा बाहर एक अच्छे से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। ऊपर से ढकी छत, भीतर से हल्की सी गर्माहट, कोने में साफ सुथरी रजाइयां रखी हुई। बेटा, आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। ये तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज जी। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। सोहन साधु महाराज को धन्यवाद ही कर रहा होता है कि पलक झपकते ही वे आँखों से ओझल हो जाते हैं। उस दिन से सोहन रोज मंदिर जाकर भगवान की सेवा करने लगा। भोर में घंटियां बजाता, अलाव जलाता, आने जाने वालों को गरम चाय पिलवाता। भगवान ने जो घर दिया उसमें उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। रसोई में दाल चावल रहते, कोने में 2-4 अच्छे कंबल और दिल में स्थिर विश्वास। अब उसके परिवार के सारे दुख खत्म हो चुके थे।